नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका अपना दोस्त अनिल मिश्रा। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में हो रहे राज्यसभा चुनाव के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक सामान्य चुनाव नहीं है, आप सब जानते ही हैं। इस चुनाव के साथ साथ जो राजनीतिक घटनाएं सामने आ रही है, यह कुछ संकेत दे रही हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। और राजनीति में चलता ही रहता है, इसमें कोई शक नहीं। अब ये उनकी राजनीति में ज्यादा चलता है जो विपक्ष में होते हैं, खास करके जब इस तरीके से चुनाव आते हैं तो वहां पे दिक्कतें आती हैं। अब यहाँ पे हम चर्चा जो करेंगे वो महाविकास अघाड़ी के बारे में। महाविकास अघाड़ी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में राज्यसभा की कितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है, किस पार्टी ने कितने उम्मीदवार उतारे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या महाविकास अघाड़ी के अंदर सच में अंदरूनी कलह है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा चुनाव की गणित क्या है। इस समय महाराष्ट्र में 7 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हो रहा है। इन 7 सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, उनका नॉमिनेशन हो चुका है। एक सीट शिवसेना के शिंदे गुट की मानी जा रही है और एक सीट अजित पवार की एनसीपी के लिए, और इसके बाद बचती है सिर्फ एक सीट। अब असली लड़ाई इसी सीट पे है, क्योंकि यह सीट संभावित रूप से महाविकास अघाड़ी के खाते में जा रही है। और जैसा मैंने आपको बताया ही कि जब एक ही सीट है तो उसमें दिक्कतें तो होने ही वाली है। भाई 2-4 सीट रहती तो समझ में आता। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि महाविकास अघाड़ी में आखिर कौन कौन सी पार्टियां हैं। मुख्य रूप से इसमें 3 पार्टियां हैं, जिसमें उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, जिसको यूबीटी कहते हैं, शरद पवार जी की एनसीपी, और कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे दल हैं, लेकिन उनका कोई बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है। लेकिन राजनीति में ना सिर्फ गठबंधन होना ही काफी नहीं होता है, और यहीं से शुरू होती है अंदरूनी राजनीति। अब सवाल उठता है कि इस सीट को लेकर विवाद आखिर क्यों शुरू हुआ। दरअसल इस सीट के लिए कई दावेदार सामने आ गए थे। सबसे पहले नाम आता है संजय राउत जी का, फेमस संजय राउत शिवसेना यूबीटी के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक हैं। ये लंबे समय से पार्टी की आवाज बनकर सामने आते रहे हैं। दूसरी तरफ नाम सामने आया प्रियंका चतुर्वेदी का। प्रियंका चतुर्वेदी भी शिवसेना की प्रमुख नेता हैं और पहले भी राज्यसभा के सदस्य रह चुकी हैं, अभी फिलहाल है ही जब तक वो। अब समस्या यही थी कि टिकट सिर्फ एक ही था और कैंडिडेट कई। अगर टिकट संजय राउत को मिलता तो प्रियंका चतुर्वेदी नाराज हो सकती थी, और अगर टिकट प्रियंका चतुर्वेदी को मिलता तो संजय राउत नाराज हो सकते थे। यानी स्थिति ऐसी बन गई कि किसी एक को खुश करना मतलब दूसरे को नाराज करना। अब बात यहीं खत्म नहीं होती है। खबरें यह भी है, कह रही थी कि पार्टी के अंदर 2 अलग अलग राय बन गई थी। एक गुट ऐसा था जो ये नहीं चाहता था कि प्रियंका चतुर्वेदी को दोबारा टिकट दिया जाए, जबकि दूसरा गुट ऐसा भी था जो संजय राउत को टिकट देने के पक्ष में नहीं था। यानी मामला धीरे धीरे अंदरूनी टकराव की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा था। और राजनीति में जब अंदरूनी टकराव बढ़ता है तो उसका फायदा अक्सर विपक्ष उठा लेता है, जिसमें भाजपा तो 1 नंबर में है। अब जरा बीजेपी की रणनीति को भी समझिए। अगर महाविकास अघाड़ी के अंदर मतभेद बढ़ जाते तो बीजेपी के लिए मौका बन सकता था कि वह 7वां उम्मीदवार भी मैदान में उतार देते, क्योंकि उनके पास 23 सीटें जो हैं वो ऐसे पड़ी हुई। और अगर ऐसा होता तो फिर राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल सकते, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में सिर्फ लोकप्रियता नहीं बल्कि संख्याओं का गणित चलता है। अगर कहीं भी वोटों का बंटवारा हो जाता तो संभव था कि महाविकास अघाड़ी के हाथ से सीटें निकल जाती। ऐसी स्थिति में एक ऐसा नाम ढूंढना जरूरी था जिस पर सबकी सहमति बन सके, और यहाँ सबकी सहमति से नाम आया श्री शरद चंद्र पवार जी का। अब शरद पवार जी भारतीय राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक है। भाई उनके सामने कौन डट सकता है।
महाराष्ट्र की राजनीति में उनका कद बहुत बड़ा है, उनके अनुभव और राजनीतिक समझ शायद ही कोई सवाल उठा सकता है। अब एक बात और समझने की है, राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि जब अंदरूनी विवाद बढ़ने लगता है तो एक वरिष्ठ नेता को आगे लाया जाता है, और ये वरिष्ठ नेता माननीय शरद पवार जी हैं। अब संतुलन बनाने के लिए, भाई पार्टी में संतुलन बनाने के लिए इनको लाया गया है, सच्चाई भी है। और अगर उनको नहीं लाया जाता तो दिक्कतें हो सकती थी। जब उनका नाम सामने आया तो स्वाभाविक रूप से बाकी दावेदार पीछे हट गए, क्योंकि उनके सामने खुलकर विरोध करना किसी के लिए आसान नहीं। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल ये भी उठता है कि शरद पवार जी की उम्र जो है लगभग अब 85 साल के हो गए हैं। इतनी लंबी राजनीतिक यात्रा के बाद क्या उन्हें अभी भी सक्रिय राजनीति में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। भाई देखो, उम्र के हिसाब से तो अब नए लोगों को आना चाहिए, और मुझे लगता है कि पवार साहब भी यही सोचते हैं कि नए लोग आए। अगर वो नहीं ऐसा सोचते ना तो सुप्रिया सुले जी को नहीं आगे लाते, या अभी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई जैसा उनके भतीजे को, उनको भी वो आगे लाए। तो फिर मैं ऐसा नहीं मानता कि वो अकेले राज करना चाहते हैं, और वो आगे पीढ़ी को बढ़ा भी रहे हैं। अब सवाल कई लोग उठा रहे हैं, वो उठाने के लिए तो कोई भी उठा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है, और शायद इसी अनुभव की वजह से उन्हें फिर से आगे लाया गया है। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो यह फैसला सिर्फ एक व्यक्ति को राज्यसभा बेचने का नहीं था, यह फैसला था महाविकास अघाड़ी के अंदर संभावित बगावत को रोकने का। क्योंकि अगर टिकट किसी और को दिया जाता तो संभव था कि पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ जाता, और इसका फायदा सीधे बीजेपी को मिल सकता था। इसलिए राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शरद पवार जी का नाम एक तरह से समझौता उम्मीदवार के रूप में सामने आया, ऐसा उम्मीदवार जिस पर लगभग सभी गुट सहमत हो सके। और फिलहाल ऐसा लगता है कि इस रणनीति से महाविकास अघाड़ी ने अपने अंदर के विवाद को कुछ हद तक शांत कर लिया है। देखिए, राजनीति में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, राजनीति में कोई भी कहानी कभी पूरी तरीके से खत्म नहीं होती है। आज अगर विवाद शांत दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में कि फिर से मतभेद नहीं होंगे। महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा से ही ड्रामेटिक और अप्रत्याशित रही। अब सवाल आपसे है, क्या आपको भी लगता है कि शरद पवार जी को राज्यसभा भेजने का फैसला महाविकास अघाड़ी की अंदरूनी कलह को रोकने के लिए लिया गया, या फिर आपको लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति है? अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण हम आपके लिए लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम।